नमस्कार दोस्तों। आज पूरे भारत में एक ही विषय पर चर्चा हो रही है, काला धन, ब्लैक मनी। दोस्तों, ये काला धन और ब्लैक मनी नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, असामाजिक तत्वों के लिए यूज़ होता है, हमारे इलेक्शन में वोटों की खरीद फरोख्त के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा भी दूसरा एक विषय बाकी बचता है दोस्तों। आज उस विषय पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं आपको एक वो विषय बताना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक्स पूरी कोलैप्स हो चुकी थी इस काले धन के चक्कर में। इस काले धन ने हमारी पूरी देश की इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर दिया था। वो कैसे बर्बाद किया था, मैं एक छोटे से मेडिकल के भाषा में आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी के शरीर में अगर कोई घाव हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है और बाय द वे किसी कारणवश किसी चांस वो घाव ठीक नहीं होता, या उसको डायबिटिक हो और वो घाव ठीक नहीं हो पाता और बहुत लंबे अरसे तक रह जाता है, तो गैंग्रीन बन जाता है। और मेडिकल में कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना, डॉक्टर फिर लास्ट में आपको यही समाचार देते हैं कि इस पैर को या आपको हाथ हो, चाहे शरीर का कोई भी वो अंग हो, उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अब या तो उस गैंग्रीन के साथ मर जाइए या उस शरीर के हिस्से के बिना आपको जिंदा रहना होगा। दोस्तों, ये काला धन और सफेद धन कहने के लिए धन है, लेकिन बस वही फर्क इसमें भी है और उसी की जैसी सिमिलरिटी इसमें भी है। सफेद धन होता है तब तक जिंदा रहने के लिए, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ के लिए काम आता है, और जैसे ये काला पड़ जाता है, ये इकोनॉमिक्स की ग्रोथ नहीं करने देता है, ये इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर देता है। पूरा देश इसकी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये चर्चा मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ, पिछले 7 साल 8 साल से मैं इसकी चर्चा अपने दोस्तों के बीच करता रहा हूँ और मैं ये परेशानी झेलता रहा हूँ कि हमारा देश कोलैप्स हो चुका है। एक मनमोहन सिंह की जब सरकार थी हमारे देश में, 2009-10 की बात करता हूँ, उस समय ये प्रॉब्लम था। उस समय मैं अपने दोस्तों से चर्चा किया करता था कि मनमोहन सिंह PhD है, लेकिन फिर भी ये फैसला नहीं कर पाएंगे देश की इस इकोनॉमिक्स को बढ़ाने का या ग्रोथ करने का। दोस्तों, ये जो गैंग्रीन की बात बताई, मैं आपको जरा विस्तार से समझा दूं गैंग्रीन कैसे हो गया देश को। पूरे देश में एक शब्द सुना होगा, मंदी आई है। पूरा देश मंदी की कगार से गूंज रहा है। पूरा देश में एक ही गूंज उठी हुई कि मंदी है, मंदी मंदी मंदी। होती क्या दोस्तों? एक दूसरे उदाहरण से बात करता हूँ। एक इंसान की कैपेसिटी होती है अपने बराबर के वजन को उठाना। अगर 50 किलो का इंसान है तो 50 किलो वजन उठा सकता है। 70 किलो का इंसान है तो एवरेज इंसान 70 किलो वजन उठा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी पहलवान जैसा मजबूत इंसान हो और 70 किलो के इंसान के ऊपर आप 140 किलो या 200 किलो वजन रख दो तो वो परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, वो भी नहीं उठा पाएगा। तो सर दोस्तों, बिजनेस भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाले जा सकते। बिजनेस पे लैंडमार्क, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए, पैसा चाहिए और लैंडमार्क चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर मैं कोई भी बिजनेस डालना चाहता हूँ तो उसके पहले मेरे पास स्किल चाहिए। बरसों से नियम था, इकोनॉमिक्स का नियम यही है। इकोनॉमिक्स का नियम यही है कि मुझे स्किल चाहिए, मेरे पास हुनर होना चाहिए। मैं क्या जानता हूँ, क्या बनाना जानता हूँ, मेरे पास क्या हुनर है। उसके बाद मुझे पैसा मार्केट से मुहैया करना पड़ेगा। आज बैंकें देती है, एक जमाना था बैंकें नहीं देती तो भी किसी साहूकार से लेके आते थे। पैसा होना जरूरी नहीं था, पैसा दूसरी। उसके बाद हम किसी भी लैंड को परचेज करते थे या रेंट से लेते थे। ये 3 चीज़ों से बिजनेस चलता था दोस्तों। 2009 के बाद आपने एक चमत्कार देखा होगा। आज 70 साल के हो आप या 60 साल के हो, 50 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कितना भी वृद्ध इंसान क्यों ना हो, किसी ने भी अपनी 70 साल की जिंदगी में ये तेजी और ये चमत्कार नहीं देखा था जो लैंड में पिछले 7 साल में आया है। जो प्रॉपर्टी, जो फैक्ट्री, जो दुकान 2 लाख की थी, 20 लाख। जो दुकान, जो फैक्ट्री 20 लाख की थी, 80 लाख। 80 लाख की चीज 5 करोड़, 5 करोड़ वाली चीज 50 करोड़। दोस्तों, ये तेजी नहीं कहते, इसको कोई विकास नहीं कहते, ये कोई आर्टिफिशियल कोई चमत्कार था। एक दूसरी भाषा में समझाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। उस समय 2009-10 के पहले की बात करता हूं, जब प्रॉपर्टी में तेजी नहीं थी। एक सामान्य बंदा अगर 2 लाख का फ्लैट भी ले रहा हो तो 2 महीने तक डील चलती थी। दोस्त पूछते थे क्या हो उस डील का, तो वो ये कहता था कि 2.25 लाख मैंने डिस्कस किया, वो 2 लाख बोल रहा है, वो 25,000 का कुछ क्वेरी चल रही है। उस 25,000 बचाने के लिए 2-2 महीने वो डील नहीं करता था। एक 20 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाला, 20 करोड़ का बंगला खरीदने वाला, 20 करोड़ की फैक्ट्री खरीदने वाला बंदा भी यही जवाब देता था। क्या 2 महीने हो गए, मैंने उसको 18 करोड़ बोले, वो 20 करोड़ पर लेके बैठा हुआ। वो 2 करोड़ के चक्कर में अपना पैसा बचाना चाहता था। अरे बड़े से बड़ा धीरू भाई अंबानी है, बड़े से बड़ा टाटा बिरला हो, 1000 करोड़ की फैक्ट्री लेने वाला भी यही बोलता था कि यार मैं 900 करोड़ मैंने उसको ऑफर दिए, वो 1000 करोड़ के बल, वो अपना 100 करोड़ बचाने के चक्कर में ये महीने 2 महीने डील चलती रहती। तो दोस्तों, ये जब हर बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा यही चाहता था कि अपना पैसा कुछ बचा लो, क्योंकि सबके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है। ईमानदारी का पैसा हर आदमी, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, पैसा बचाना चाहता है।
तो ये क्या हुआ दोस्तों 2009 के बाद, ये 5 साल में क्या चमत्कार हुआ कि हर बंदे ने 10 लाख का फ्लैट 1 करोड़ में भी खरीदा, 1 करोड़ का फ्लैट 10 करोड़ में भी खरीदा। क्यों? रातों रात हमारी मानसिकता चेंज हो गई। क्या चमत्कार हुआ दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये हमारी नहीं तो मानसिकता चेंज हुई और ना हम रातों रात अमीर हो गए। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से जो एक ब्लैक मनी का किस्सा बना हुआ है, एक ब्लैक मनी का जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये ब्लैक मनी का पैसा शायद इस देश में आया है। इस ब्लैक मनी के पैसे ने ये महंगाई बढ़ाई है। आपकी सोसाइटी के मकान आपकी कीमत कैसे तय करते? सरकार तय करती है? नहीं दोस्तों, सरकार ने तो बहुत तय किया हुआ, लेकिन वो तय कीमत चलती नहीं है। हमारी सोसाइटी की कीमत मान लो 15 लाख एक मकान की, लेकिन अचानक एक मकान 17 लाख में बिक जाता है पड़ोस का, तो हमारी पूरी सोसाइटी जिस दिन पता चलता है उस दिन हमारी सोसाइटी की कीमत 17 लाख हो जाती है। मान लो अब दूसरे मकान को 2 महीने बाद 20 लाख में किसी ने खरीद लिया, तो पूरी हमारी सोसाइटी की कीमत 20 लाख तय की जाती है। बस इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी। ये ब्लैक मनी का रुपया, ये ब्लैक मनी का पैसा हमारे देश की प्रॉपर्टी लैंड में घुसा, क्योंकि वो लैंड माफिया जानते थे कि अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि अगर पकड़े गए तो या तो फांसी लगेगी या पब्लिक मार देगी। ये पैसा पूरा इस लैंड में लगा। अब दोस्तों फिर उस विषय पे आता हूं कि 2009 के पहले जो आदमी बिजनेस करता था उसको जितना पैसा लैंड के लिए चाहिए था, जितना पैसा वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस के लिए चाहिए था, वो सफिशिएंट तरह अपना पैसा कमा रहा था। लेकिन 2009 के बाद हर साल हमारे देश में युवा जवान निकलते हैं, सभी नौकरी नहीं करते, बिजनेस भी करते हैं। तो 2009 के बाद जितने भी बिजनेस वालों को धंधा चेंज करना पड़ा या बिजनेस नया लोगों ने लॉन्च किया, तो वही प्रॉपर्टी अब 10 गुना दामों में उनको खरीदनी पड़ी। वही मकान, वही दुकान, वही फैक्ट्री उनको 10 गुना दाम में खरीदनी पड़ी। तो दोस्तों जो 2009 के 2008 के पहले जो इनकम थी, तो इनकम सोर्स रातों रात नहीं बढ़ता। देश में इनकम सोर्स तो वही रहा जो दुकान वाला जिस दुकान पे जिस जगह बैठ के जितना पैसा कमाता था, वो दुकान, वो फैक्ट्री, वो पैसा और सोर्स तो इतना ही देती रही। लेकिन वो लैंड का जो 10 गुना बढ़ गया, वो लोड वो बिजनेस सहन नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक एवरेज आदमी के ऊपर उससे 3 गुना वजन अगर लाद दिया जाए तो वो इंसान भी थक जाएगा, थक के बैठ जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। तो सभी बिजनेस पे ये एक्स्ट्रा लोड पड़ा लैंड मार्क का। जो लैंड थी, जो दुकान थी, 10 लाख की दुकान थी या जो 1 करोड़ की हो गई, तो बंदा उस 10 लाख की दुकान में वही दुकान की इनकम रही, लेकिन उसकी कीमत 10 लाख से 1 करोड़ हो गई। तो अब अगर वो परचेस करता है तो 1 करोड़ का ब्याज और इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर पाता है, और अगर किराए पे लेता है तो उसका किराया भी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो चुका है। दोस्तों मंदी का ये नजरिया है, आपको समझना होगा। मंदी ये थी, इसका मतलब कि पूरा हिंदुस्तान जितने भी नए बिजनेस लॉन्च होंगे वो नहीं कर पाएगा। यानी ये फिर वो जमींदारी वाला किस्सा आ गया और जाति प्रथा आ गई कि किसान का बेटा किसान, सुथार का बेटा सुथार। यानी आपके पिताजी के पास लैंड है, आपके बाप दादाओं के पास फैक्ट्री है, तो आप चला सकेंगे। नया इंसान कोई भी नया बिजनेस परचेस करके नहीं चला सकता, क्योंकि इतना बर्डन उस बिजनेस में हो चुका है। मंदी का और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। हम जितना चाहते हैं, जितना एक्सपेक्ट रखते हैं, उतना हम नहीं कमा पाते हैं, उसका नाम मंदी। यानी ये ब्लैक मनी, मैंने कहा दोस्तों, अगर ये ब्लैक मनी कहीं समंदर में फेंक दी जाती या जला दी जाती तो हमारे देश के लिए अच्छा होता। ठीक था, हमारे देश का हिस्सा था पैसे का, लेकिन अगर वो जब जख्म गैंग्रीन बन जाता तो उस हाथ को भी काट देना पड़ता। वो काटना नहीं चाहिए किसी सरकार ने, किसी सरकार ने उसको नहीं काटा। पहली सरकार ऐसी आई जो उसको काटना चाहती है। तो दोस्तों दर्द होगा, परेशानी होगी। जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो दर्द और परेशानी सब कुछ होते हैं, सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन उस परेशानी के बाद जो हमारा शरीर बचता है वो जिंदा रहता है। हम जिंदा रहने के लिए उस गैंग्रीन से उस हाथ को और पैर को कटवाना जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि इस मंदी को और इस काले धन को समझें। ये काला धन ऐसे ही मोदी सरकार नहीं हटाना चाहती। ये काला धन वो गैंग्रीन बन चुका है कि अगर इसको नहीं काटा गया तो हम बर्बादी की कगार पे खड़े थे, और अगर 2-5 साल निकल जाते तो हमारे पूरा दुनिया हम पे हंसती, हम भिखारियों की कगार में खड़े होते। इसलिए हमको ये सोचना है कि भिखारी बनना है कि आज भी मोदी जी का साथ देकर इस काले धन की लड़ाई जो छेड़ी उन्होंने, उनके साथ खड़े होना है। धन्यवाद।